वेलकम टू दिलीप इंग्लिश क्लासेस। मैं दिलीप कुमार आज आप सबको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसे बच्चे को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, बहुत सी बातें वह जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। रिप्रोडक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपने ऑफ स्प्रिंग के रूप में उत्पन्न करते हैं बच्चों को, और वो अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं ताकि उनका स्पीशीज बरकरार रह सके, उनकी जनसंख्या बनी हुई रह सके। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है एक ऑफस्प्रिंग को जो बायोलॉजिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के। तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स एंड इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी प्रजाति की संख्या बिल्कुल कंटिन्यू रहती है, जनरेशन दर जनरेशन। तो यही मेन फीचर है अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्ट होने का। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो स्पीशीज आगे कब तक चल पाएगा, ये सोचने की बात है। नहीं चल पाएगा। उसकी जो संख्या होगी वह अगर नहीं बढ़ेगी तो जितने हैं उतने तो अपनी आयु पूरी करके मर जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन जो है ये ज़रूरी है अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे इसमें आगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी पार्ट से या फिर दूसरे मेथड से प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसमें कोई जर्म सेल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वही दो न्यू डॉटर सेल्स या दो से ज़्यादा न्यू डॉटर सेल्स में बदल जाते हैं और वह फिर से फुल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनता है। Asexual reproduction does not involve the fusion of gametes, and therefore the offspring produced are genetically identical to the parent. The organisms produced by asexual reproduction are less diverse in nature. This type of reproduction is practiced widely by unicellular organisms. देखिए, asexual reproduction जो है इसमें कोई भी गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है। दो अलग अलग गैमिट का, गैमिट कहने का मतलब जो भी जर्म सेल्स होते हैं उसे हम लोग गैमिट कहते हैं। जैसे मेल में स्पर्म हुआ और फीमेल में ओवा हुआ। तो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वह अपने पेरेंट के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ट्रू कॉपी, आप कार्बन कॉपी भी कह सकते हो। ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल द्वारा रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं वो स्वभाव में बहुत कम ही अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से या पेरेंट प्लांट से थोड़ा बहुत ही वह अलग होते हैं। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है इसका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के होते हैं जीव, वो ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ही अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। The process involves rapid population growth and no mate is required for the process. ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि asexual reproduction ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जनसंख्या बहुत जल्दी कई गुना बढ़ता है और इसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। जीव कहता है however a lack of genetic diversity makes the organism more susceptible to disease and nutrition deficiencies. अब देखिए इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी होती है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बीमारी लगने का चांसेस बढ़ जाता है।
उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी कि पोषक तत्वों की कमी के कारण बीमारी बढ़ जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिर फर्दर डिवाइड किया गया कई कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहला है फिजन। फिजन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा पार्ट है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अब यूनिसेलुलर मैंने पहले ही बताया आपको कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक सेल्स का बना हुआ हो, जो सिंगल सेल्स का बना हुआ हो। When the fission results in two daughter cells, it is binary fission। कहता है कि जब फिजन दो डॉटर सेल्स में हो, यानी कि एक सेल्स जब डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स बन जाएं, न्यू इंडिविजुअल्स दो बन जाए, तो इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। बायोलॉजी में बाइनरी का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू, जैसे पैरामीशियम है। जब फिजन एक से अधिक डॉटर सेल्स में हो, मतलब फिजन होने के बाद जब एक से अधिक डॉटर सेल्स बनते हों, तो इसे हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। प्लेन्स ऑफ फिजन में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो फिजन होता है इसका प्लेन्स अलग अलग होता है, सब में बिल्कुल एक ही जैसे नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल आप अमीबा में देखिए बाइनरी फिजन, तो ये फर्स्ट जो दिया हुआ है फिगर, ये पेरेंट अमीबा का है। इसमें आप देख सकते हो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर लोकेटेड है। सेकेंड फिगर में न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो गया, न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो गया। थर्ड फिगर में जो न्यूक्लियस है वो दो अलग अलग भागों में बट गया और बचा बॉडी। बॉडी जो है वो बीच से थोड़ा कटना स्टार्ट हो गया है। और फोर्थ फिगर में दोनों कट करके अलग अलग विद न्यूक्लियस दो न्यू डॉटर सेल्स बन चुके हैं। तो ये बाइनरी फिजन अमीबा में है। अब हम लोग बडिंग देखेंगे। बडिंग is a type of asexual reproduction in which a small cyst-like structure is formed on the parent's body which gives rise to a new individual। बडिंग भी एक तरह के asexual reproduction का ही टाइप है, जिसमें एक छोटा सा सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब सिस्ट क्या होता है? सिस्ट जो है, ऐसे तो सिस्ट कहा जाता है कि ये एक हार्ड कवरिंग है, सेल के चारों तरफ बनता है। ये तब बनता है जब ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने चारों तरफ एक हार्ड लेयर बना लेते हैं, जिसके अंदर वह न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब वह अपने पेरेंट्स बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और वो जो न्यू पार्ट होता है वो न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है, यानी कि वही न्यू इंडिविजुअल जिसको आप डॉटर कहो, डॉटर सेल्स कहो, ये बन जाता है। बड में रिमेन अटैच टू द पेरेंट्स और में सेपरेट एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। बड जो है कभी कभी पेरेंट के साथ अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, या कभी कभी फुल ग्रोथ होने के बाद वह हट भी जाता है पेरेंट से, बिल्कुल अलग होकर के एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, जैसे हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें पेरेंट हाइड्रा फिगर में। अब पेरेंट हाइड्रा का जो नीचे है यहाँ पे एक बड बन रहा है, वह बड जो है और ग्रो हुआ और ऊपर टेंटिकल्स निकल गए। थर्ड फिगर में आप देख सकते हो कि न्यू बड जो है वो लगभग ग्रो अप हो चुका है, और फोर्थ फिगर में वह बिल्कुल अपने पेरेंट के बॉडी पार्ट से डिटैच हो गया, अलग हो चुका है, तो वो न्यू हाइड्रा बन गया। अब हम लोग देखेंगे रीजेनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। रीजेनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन और बॉडी पार्ट बाय द ऑर्गेनिज्म। रीजेनरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वह अपने खोए हुए बॉडी पार्ट को फिर से वापस बड़ा कर लेता है, बढ़ा लेता है, या फिर उगा लेता है, या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी पार्ट से भी उगाता है। ये रीजनरेशन हुआ। जैसे लिजार्ड, घर में जो छिपकली होती है उसका पूंछ कट जाता है, कटने के बाद फिर से उसमें नया पूंछ बन जाता है।
अब देखते हैं हम लोग फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वह कई खंडों में बट जाता है, छोटे छोटे पीसेज में बट जाता है और हर एक पीस बड़ा होकर के होल न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जो है फ्रैगमेंटेशन हुआ। जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा ये दोनों ही फ्रैगमेंटेशन करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे फिगर में। ये देखिए आपका ये एडल्ट हाइड्रा है। अब एडल्ट हाइड्रा जो है उसमें एम्प्यूटेशन हुआ, यानी कि इसको एम्प्यूट कर दिया। एम्प्यूट का मतलब होता है मिडिल पार्ट से काट देना। एम्प्यूट करने के बाद फिर से रीजेनरेशन हुआ टाइनी हाइड्रा में, छोटे छोटे हाइड्रा में, जो कि आप फिगर नंबर 3 में देख सकते हो। और फिगर नंबर 4 जो है, फिगर 4 में ये फिर से हाइड्रा जो है वो ग्रो करके बड़ा हो चुका है और कंप्लीट बॉडी बना चुका है। तो इसमें क्या हुआ, फिर से फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन दोनों हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी, ये इसके ऊपर स्पोर्स बनता है। स्पोर्स आप समझ सकते हो राउंड राउंड बॉल टाइप का, जो कि बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स में चेंज हो जाता है जब यह अपने फ्रूटिंग बॉडी से अलग होकर डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि जब फैल जाता है, अलग हो जाता है, तो न्यू इंडिविजुअल कंप्लीट वह बन जाता है। तो स्पोर द्वारा ही होता है। चलिए हम लोग देखें जरा। ये जो फिगर है इसमें देखिए स्पोर ग्रो हाइफी, स्पोर जो है वह बन रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें, देखो जो स्पोरेंजिया है, यह स्पोर जो बना वो बर्स्ट किया। बर्स्ट करने के बाद वह देख सकते हैं आप, छोटा छोटा जो निकल रहा है वह फैल गया। अब उससे ये स्पोर्स निकले, आप देख सकते हो जहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है। उसके बाद ये सभी अलग अलग स्पोर्स जो है वो हाइफी बनाया, प्लस वाला अलग, माइनस वाला अलग। उसके बाद स्पोरेंजिया अपीयर हुआ, दोनों क्रॉस होकर के, देख सकते हैं आप, प्लस और माइनस वाला दोनों क्रॉस होकर के ऊपर ब्लास्ट जैसा बनाया। ये फिर स्पोरेंजिया फुल ग्रोथ हो गया, फिर वह ब्लास्ट कर गया। तो इस तरह से होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जो ज़्यादातर प्लांट में देखा जाता है। ज़्यादातर प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वह उसके लीव्स द्वारा, स्टेम द्वारा, रूट द्वारा किया जाता है। और इससे क्या होता है कि नया प्लांट प्राप्त होता है, वो भी कम समय में, बिना उसके जड़ को लगाए हुए। तो इसमें ये नहीं है कि जड़ नहीं होता है, कभी जड़ से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जिसकी आगे चर्चा होगी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन प्रोपेगेशन हैपेंस थ्रू लीव्स। देखिए नेचुरल वेजिटेशन यानी कि ऐसा वेजिटेशन जो खुद ब खुद होता है, जैसे लीव्स से होता है ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम एक बड़ा सा जो लीव होता है, उसके लीफ ब्लेड यहाँ से फिर से नया प्लांट निकल आता है। टर्मरिक है, जिंजर है, इसका स्टेम लगाया जाता है। ग्रास, रनर्स, स्ट्रॉबेरी है, इसका रनर रूट लगाया जाता है। और बल्ब, यानी कि जो हम प्याज लगाते हैं उसमें बल्ब लगाते हैं, एक्चुअली बल्ब से उसका फिर से ग्रोथ होता है। आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और प्लांट टिश्यू कल्चर आता है। अब हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह साइंटिस्ट द्वारा या फिर मनुष्यों द्वारा किया जाता है। ये एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो ह्यूमन करते हैं, खेतों में करते हैं या लैब में करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो आर्टिफिशियली किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है आपका कटिंग। चलिए हम लोग कटिंग को देखें। जैसे आप सभी ने कभी न कभी गुलाब या फिर अड़हुल ये लगाया ही होगा, और यह लगाने के लिए पेरेंट प्लांट का जो होता है स्टेम, वो हम लोग कट करते हैं। कट करने के बाद उसे लगा देते हैं। तो यह भी एक तरह का कटिंग हुआ। इसमें
प्लांट का जो एक पार्ट होता है, खास करके स्टेम या लीफ, इसको कट किया जाता है और सॉइल में लगा दिया जाता है। ये कटिंग कभी कभार इसको किया जाता है हार्मोन्स के साथ ट्रीटमेंट करके, तब उसको लगाया जाता है। तो इससे रूट का ग्रोथ बड़ा जल्दी होता है, जैसे एलोवेरा हुआ, बनाना पील्स हुआ। तो ये सब जो हैं ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं, रूट ग्रोथ हार्मोन्स। द न्यू प्लांट इज फॉर्म फ्रॉम द एडवेंटिशियस रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द कटिंग। नया प्लांट जो बनता है वह कटिंग के द्वारा जो स्टेम लिया गया या जो लीफ लिया गया, उसमें जो एडवेंटिशियस रूट्स निकले, उससे बनता है। तो कटिंग में क्या होता है कि बहुत कम समय में हमें फ्रूट ग्रोइंग या फ्लावर ग्रोइंग प्लांट मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल ऑर्चार्ड व्यू से किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज ऑर्चार्ड में क्या होता है कि फल वाले जितने भी प्लांट होते हैं उसको ऑर्चार्ड कहा जाता है। इसमें कहता है द कटिंग फ्रॉम सम अदर प्लांट इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ प्लांट रूटेड इन द ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट का ऊपर, स्टेम के ऊपर का पार्ट कट कर लिया जाता है और उसे दूसरे प्लांट के स्टेम में लगाया जाता है। दूसरा वह प्लांट जो सॉइल में रूटेड है उसके स्टेम पर लगाया जाता है। कहता है द टिश्यू ऑफ द ग्राफ्ट बिकम इंटीग्रेटेड विद द टिश्यू ऑफ द रूटेड प्लांट। तो जो ग्राफ्टिंग किए उसमें जो टिश्यू है स्टेम का, वह रूटेड प्लांट के स्टेम के टिश्यू के साथ मिल जाता है और एक सिंगल प्लांट डेवलप होता है कम समय में। अब है लेयरिंग। इन दिस the stem of the plant is bent to the ground and covered with soil. Adventitious roots emerge from the plant parts covered with the soil. This attached stem with developing roots is known as a layer. इसमें क्या होता है, प्लांट का जो स्टेम है, जो प्लांट में लगा हुआ ही है लेकिन थोड़ा लचीला है, तो उसे मोड़ करके जमीन में मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है या जमीन से सटाकर ऊपर मिट्टी चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद मिट्टी चढ़ाने के बाद वहाँ पर जो रूट निकलता है, नया रूट जो निकलता है, उसके बाद फिर वहाँ से जो स्टेम है वह तो अलग हो गया। तो जो पहला स्टेम था, जो पेरेंट प्लांट का था, जो उससे अटैच था, उसे कट कर दिया जाता है। उसके बाद नए प्लांट को ग्रो करने दिया जाता है। इससे कम समय में छोटा पौधा और ऑर्चार्ड वाला मिल जाता है, यानी कि फल देने वाला या फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हमें मिल जाता है। अब है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ये लैब में किया जाता है, ज़्यादातर वैसे पौधों के लिए किया जाता है जिस पौधे को नेचुरल कंडीशन में ग्रो नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसे पौधों को बचाने के लिए जो पौधे इंडेंजर्ड होने वाले हैं, कुछ उसमें एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उन पौधों की संख्या को बचाने के लिए या उन पौधों को बचाने के लिए टिश्यू कल्चर किया जाता है। इसमें कहता है द प्लांट सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी टू डेवलप अ न्यू प्लांट। यानी कि प्लांट के अलग अलग पार्ट से प्लांट सेल्स लेकर उसका कल्चर कराया जाता है लेबोरेटरी में, ताकि न्यू प्लांट डेवलप हो। और यह जो टेक्निक है ये काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हुआ है रेयर और इंडेंजर्ड प्लांट के नंबर को बचाने के लिए, ताकि वो ग्रो कर सकें, जो नेचुरल कंडीशन में ग्रो खुद नहीं कर पाएंगे उसके लिए। तो टिश्यू कल्चर में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें टिश्यू कल्चर के रूप में जेल लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हार्मोन होता है जो ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रोथ को अपग्रेड करता है। अब हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो अलग अलग मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों मेट करते हैं और जर्म सेल्स का आपस में फ्यूजन होता है। उसके कारण न्यू इंडिविजुअल्स उत्पन्न होते हैं।
तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, यानी कि इसमें सेक्स सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तब इसमें माइटोसिस और मियोसिस ये दो पढ़ेंगे हम लोग। तो माइटोसिस जो है ये सोमैटिक सेल्स में होता है, क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करता है, दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है और सेल का रिप्लेसमेंट भी करता है और रीजेनरेशन भी करता है। मियोसिस ये सेक्स सेल्स में ही होते हैं ओनली, और किसी सेल्स में नहीं होते हैं, और इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वह बिल्कुल हाफ हो जाता है। देखिए एक सेल्स जो है जो ह्यूमन का है, उसमें मेल या फीमेल के जो सेल्स होते हैं सेक्स सेल्स, उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो 23 पेयर होता है। 23 पेयर मेल में हो गए, 23 पेयर फीमेल में हो गए। अब अगर यह जाए न्यू इंडिविजुअल या जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ये 23 पेयर अगर जाए तो 46 पेयर हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस समय जाइगोट फॉर्मेशन होता रहता है उस समय जब डीएनए ट्रांसफर होता रहता है, डीएनए जो जिसमें कि जीन कैरेक्टर को कैरी करता है, यानी इनहेरिटेड जो ट्रेट्स जाते हैं वह इसी जीन्स द्वारा ही जाते हैं। और इसमें क्या है कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होता रहता है उस समय में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल सेक्स सेल्स से जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल सेक्स सेल्स से जाएगा। दैट मीन्स 11 पेयर जाएगा मेल से, 11 पेयर जाएगा फीमेल से, और एक पेयर जो है वह कंप्लीट बनेगा जर्म सेल्स के कारण, यानी कि स्पर्म और एग के कारण। स्पर्म जो होता है मेल का उसमें एक्स और वाई दो क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होती है यानी कि जो एग होता है उसमें जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें एक्स और एक्स सेक्स सेल्स होते हैं। अब है क्या कि जब 23rd पेयर यानी कि 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम जब ट्रांसफर होता है उस समय एक एक्स और एक एक्स मेल का एक एक्स फीमेल का मिला तो डॉटर होगी, और अगर एक वाई और एक वाई मेल का और एक एक्स फीमेल का यह दोनों जब मिलेंगे तो लड़का बनेगा, यानी कि होने वाला जो संतान होगा वह लड़का होगा। तो इसमें हाफ हो जाता है क्रोमोसोम। अब इसके मियोसिस में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब मियोसिस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी आवश्यकता है, तभी तो गैमीट बनेगा। और गैमीट जो है मेल गैमीट स्पर्म हुआ, फीमेल गैमीट एग हुआ, इन दोनों के मिलने से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में थोड़ा और देखें। दो डिस्टिंक्ट टाइप का सेल डिवीजन होता है, जिसमें फर्स्ट जो है वो वेजिटेटिव डिवीजन है, जिसमें ईच डॉटर सेल डुप्लीकेट द पेरेंट सेल्स कॉल्ड माइटोसिस, यानी कि इसमें एक डॉटर सेल्स पेरेंट सेल का बिल्कुल कार्बन कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, इसको माइटोसिस कहते हैं। और सेकंड जो है वो मियोसिस है, विच डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। और मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में चेंज हो जाते हैं। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में अंतर समझ लीजिए। हैप्लॉइड जिसमें नंबर हाफ हो जाए, डिप्लॉइड जिसमें नंबर डबल हो जाए। तो मियोसिस जो है इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, मैंने पहले ही बताया। अब हम लोग आगे देखेंगे। माइटोसिस द प्रोसेस सेल्स यूज्ड टू मेक एग्जैक्ट रेप्लिकाज ऑफ देमसेल्व्स। माइटोसिस में जो सेल होते हैं वो अपना एग्जैक्ट कार्बन कॉपी खुद ब खुद बनाते हैं। माइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी सेल्स। माइटोसिस जो है वो बॉडी के हर सेल्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे आँख,
स्किन, हेयर, मसल सेल्स, सभी जगह। मियोसिस, ये जो सेल डिवीजन है ये सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में ही देखे जा सकते हैं। स्पर्म्स या एग्स ये जो है प्रोड्यूस करता है। कहता है एग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इंस्टीड ऑफ आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एज इन माइटोसिस, यानी एग सेल्स या स्पर्म सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। कहते हैं इंस्टीड ऑफ आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं होते हैं, जैसा कि माइटोसिस में होता है वैसा मियोसिस में नहीं होता है, तो इसीलिए वेरिएशन देखा जाता है। अब रिप्रोडक्शन जो है इसमें वेरिएशन भी होता है, और वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेरिएशन अगर नहीं होगा तो बदलते हुए वातावरण में, क्लाइमेट में जीव जो है वो अपने आप को जीवित रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए एडेप्टेड नहीं कर पाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैपेंस थ्रू फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है वो फूल द्वारा होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें से कुछ होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। Essential holes of the flower such as androecium and gynoecium helps in the sexual reproduction of plant। देखिए जो फ्लावर में होल होता है, जैसे एंड्रोसियम है, गाइनोसियम यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होता है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नॉन इसेंशियल पार्ट जो है फ्लावर का, कहता है द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंटेन्स इसेंशियल होल्स एंड नॉन इसेंशियल होल्स। फ्लावर का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ जरूरी होल्स होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होल्स भी होते हैं। सेपल्स और पेटल्स जो है इसे नॉन इसेंशियल होल्स कहा जाता है, एज दे डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। क्यों कहा जाता है ऐसा? इसलिए क्योंकि ये सीधे सीधे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेपल्स जो है वो इनर डेलिकेट होल को प्रोटेक्ट करता है, जिस समय बड बनता रहता है, तब बड मतलब कली, जब कली के रूप में रहता है तो सेपल्स जो है वो इनर डेलिकेट होल को प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ दे आर ग्रीन इन कलर। और जो फूल के नीचे जो होता है, जैसे अड़हुल में 5 छोटे छोटे बिल्कुल पत्ते जैसे रहते हैं निकले हुए, वह फोटोसिंथेसिस भी करता है क्योंकि वह ग्रीन कलर में होता है, और वह बड को यानी कि कली को न्यूट्रिशन देता है। तो फूल का जो कलर वाला पार्ट होता है जिसको पेटल्स कहते हैं, वह इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। अब इसेंशियल होल्स ऑफ फ्लावर, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसे इसेंशियल या रिप्रोडक्टिव होल ऑफ फ्लावर कहते हैं। जैसे मेल पार्ट जहाँ के एंथर होगा, और फीमेल पार्ट जहाँ एग होता है। एंड्रोसियम प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स कंटेनिंग मेल गैमेट्स एंड गाइनोसियम प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स विच आर फीमेल गैमेट्स। अब देखिए एंड्रोसियम जो फ्लावर का है वहाँ वो पोलन ग्रेन होता है, जिसमें पोलन ग्रेन के ऊपर मेल गैमेट्स यानी कि एंथर होता है, और गाइनोसियम जो है वह ओव्यूल प्रोड्यूस करता है जो कि फीमेल गैमेट्स है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसमें होल दोनों ही होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों होल होता है। जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उसमें या तो मेल होल होगा या फीमेल होल होगा ओनली। ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड अ स्टामेन एंड कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अब देखिए एंड्रोसियम में जो एक इंडिविजुअल मेंबर होता है उसे स्टामेन कहते हैं, जिसमें एंथर होता है और फिलामेंट होता है। फिलामेंट का होना जरूरी है ताकि पोलन ग्रेन जो है वह नीचे ओव्यूल तक पहुंच सके। एंथर प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। एंथर जो होता है फ्लावर का वह हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। Each individual member of gynoecium is called pistil and consists of stigma, style and ovary। और गाइनोसियम का जो हर एक इंडिविजुअल मेंबर होता है उसको पिस्टिल कहते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, जो आप फिगर में देख सकते हो। आप पिस्टिल किसको किसको कहा जाता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। और स्टामेन जिसमें एंथर है, फिलामेंट है और पेटल्स है। अब देखिए आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है सेपल्स, सेपल्स का काम क्या है? जब बड कंडीशन में है तब इसको प्रोटेक्शन देना। पेटल्स का काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना।
और फिलामेंट आप देख रहे हो जहाँ से एंथर जो है वह जाएगा। अब ये एंथर जो है इसे पहुंचना है एस्टिग्मा तक। एस्टिग्मा में नीचे चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसमें एंथर चिपक जाता है। वहाँ से फिर जब वो आगे बढ़ता है तो ओवरी इधर आने के लिए एक पोलन ट्यूब वो निकल कर आता है और वह ओवरी में मिल जाता है। जिस तरह से एंथर ओवरी तक पहुँचता है और इस तरह से रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है और इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो इसमें सीड्स का बनना। अब देखिए पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन पोलन ग्रेन के ट्रांसफर होने का ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंथर जो है स्टिग्मा से एंथर जो है वह स्टिग्मा की तरफ जाता है, फ्लावर के स्टिग्मा की तरफ जाता है, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए ये क्यों जरूरी है? तो भाई फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये काफ़ी आवश्यक है। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है फ्लावरिंग प्लांट में, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको ऑटोगेमी कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन जिसको एलोगेमी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? तो in self-pollination, transfer of pollen grains takes place from anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर जो है होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा की तरफ एक ही फूल में, सेम फ्लावर में, दूसरे फ्लावर में नहीं, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, यानी कि एक ही फूल में या उसी प्लांट के दूसरे फूल में पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो जब पोलन जो है एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर में, यानी कि एक फ्लावर का जो एंथर है वह दूसरे फ्लावर पर गया, दूसरे प्लांट के, उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचा। अब इसके लिए एजेंट की आवश्यकता होती है, वो होता है इंसेक्ट या बर्ड्स या फिर एयर, तो इसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में अपना मुख्य रोल अदा करते हैं, जैसे वाटर, विंड, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, ये सभी। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहा जाता है मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने को। फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन होने के बाद पोलन जो है, कहता है पोलन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा सरफेस ऑफ पिस्टिल एंड जनरेट टू मेल न्यूक्लियाई। तो जो पोलन होता है स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट कर जाता है, जर्मिनेट करता है पिस्टिल के सरफेस पर और दो मेल न्यूक्लियाई बनता है। जैसे एक अमीबा में एक सेल जो है वो दो न्यू सेल्स बनाते थे, उस तरह से ओव्यूल में एक सेल्स होता है और दो पोलर न्यूक्लियाई होता है। वन मेल न्यूक्लियस फ्यूजेज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, तो एक मेल न्यूक्लियस जो है वह दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। Another male nucleus fuses with the egg cells and forms the zygote that give rise to the embryo and future plant. दूसरा जो मेल न्यूक्लियस होता है वह एग सेल के साथ मिलता है और जाइगोट बनाता है। उस जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है और प्लांट फर्दर बनता है बाद में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स फ्रूट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी है वह फ्रूट बनता है और ओव्यूल्स जो है वो सीड्स बनता है, और जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं वह सब सूख जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसा आप देख सकते हो, आप फिगर में देखो, फर्स्ट फिगर, द पोलन ग्रेन एडहेयर्स टू द स्टिग्मा विच कंटेन्स टू सेल्स। अब देखो पोलन ग्रेन जो आया उसमें दो सेल्स हैं और ये जेनरेटिव सेल्स है और एक ट्यूब सेल्स है। अब दूसरे फिगर में आप देखो वह दोनों जो है पोलन ट्यूब में स्पर्म आ गया, ठीक। तो जेनरेटिव सेल्स जो है वो ट्रांसफर हो गया पोलन ट्यूब में और वह दो स्पर्म बन गया। तीसरे फिगर में आप देखो पोलन ट्यूब जो है वह पेनिट्रेट करता है एन ओपनिंग इन द ओव्यूल जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हो माइक्रोपाइल एग में क्या क्या हुआ वह आप देख सकते हो। जो एक स्पर्म है वो फर्टिलाइज्ड करता है एग को,
ताकि उससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अदर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज किया दो पोलर न्यूक्लियाई को, जिससे ट्रिप्लॉयड इंडोस्पर्म बना, जो फूड सोर्स बन गया ग्रोइंग एम्ब्रॉय के लिए, वह फूड देगा। अब देखो ये जो थर्ड नीचे जिसको एंटीपोडल्स लिखा गया है, एंटीपोडल्स, यह फूड देगा। किसको देगा फूड?